स्वागत है आपका तर्क आई स्पेशल चैनल में। मेरा नाम आशीष और अभी हम बात कर रहे हैं पीडी 365 के पॉलिटी के लेक्चर और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको पीडी 365 पॉलिटी का खत्म हो चुका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन यूज है। कौन कौन सी रही है? सबसे पहले है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या था? एक तो था कि आपका देखिए, सबसे पहला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके जो चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? एज यूजुअल प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक स्टैट्यूटरी होने का मतलब ये होता है कि जिसको एक्ट के द्वारा एक स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, तो इसको एक एक्ट के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या करता है? एनएचआरसी गॉट ए स्टेटस ऑफ एक्रीडिशन फर्स्ट टाइम इन 1999 में। तो नेशनल ह्यूमन राइट जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ये क्या करता है? ह्यूमन राइट की जितने भी एक्टिविटी होती है उनको सिक्योर करने का काम करता है। किससे इंस्पायर हुआ था? ग्लोबल अलायंस ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1993 में हुआ था। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू पे इसको बनाया गया था पूरा। यहाँ पे 120 मेंबर होते हैं, इंडिया इसके अंदर एक मेंबर था। इंडिया कब ज्वाइन हुआ? 2023 में। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब सब कमिटीज ऑफ एक्रीडिटेशन से कौन कौन सी रहती है? तो ए स्टेटस मिल चुका है हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कैसे क्या है, एक तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे बता दिया। कौन सा एक्ट में 1993 में फर्स्ट टाइम पे आए थे, उसके बाद 2006 में 2019 में अमेंडमेंट हुआ। 2019 से पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे, अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे, हाईकोर्ट से भी अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, देखिए चेयरमैन होता है, मेंबर ऑफ द कमीशन होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके अंदर? एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन मतलब चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन कौन होता है और उसका आर्टिकल क्या होता है? ठीक है, ये जरूर मुझे बताना। सॉरी दोस्त। ठीक है, चलिए एलिजिबल होता है ये रीअपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, इनका टेन्योर कितना होता है? 3 ईयर का होता है। कब तक होता है? 70 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए ये समनिंग कर सकते हैं। हाँ, समनिंग कर सकते हैं। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस के लिए कर सकते हैं। डिस्कवरी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब भी उनको चाहिए। रिसीविंग एविडेंस और एफिडेविट जितने भी रहेंगे वो रिसीव कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट के देखिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों को कर दिया गया था। रिटायर्ड चीफ ऑफ जस्टिस होने के वजह से कोई वुमेन बन ही नहीं पाती थी कभी इसका चेयरमैन, इसलिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रख दिया। अब कोई वुमेन भी बन पाएगी। ठीक है, चलिए 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। 7 डीम्ड मेंबर होते हैं जो अदर एक्टिविटी के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। कोई SC ST की तरफ से हो सकता है, कोई चीफ राइट हो सकता है, कोई चाइल्ड राइट्स के ऊपर से, तो कोई वुमेन्स की तरफ से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हुए इनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीआई के ऊपर। सीबीआई हर बार न्यूज में काफी रहा है। देखिए सीबीआई जो है ना, इस बार सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है उनके अपॉइंटमेंट और उनके प्रोसीजर और बंगाल में जो केस चल रहा था उसके ऊपर से। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की किसके ऊपर पावर जाती होती है? सीबीआई की। और सीबीआई को कौन कौन समन कर सकता है, इसके ऊपर पूरी बात हुई थी। अब बात करते हैं सीबीआई के पूरे एक कैसे उसका प्रोसीजर रहा है। तो देखिए, सीबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1963 से। किसके रिकमेंडेशन पे? संथान कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्या एक नॉन स्टैट्यूटरी? हाँ। क्या एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? हाँ। किससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 से। ठीक है, इसका मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, अब विजन क्या है? कम्बेटिंग करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, साइबर क्राइम से लड़ना, हाई टेक्नोलॉजी जितने भी एडवांटेज साइबर क्राइम होते हैं उनसे लड़ना, ये सबसे ये काम कर रही है। कंपोजिशन क्या है? हेड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसमें। कौन अपॉइंट करता है? एज यूजुअल कौन करेगा? गवर्नमेंट करती है। तो इसमें कौन कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ये 3 मेंबर होते हैं जो अपॉइंट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन किसका होता है? इधर लिखा नहीं है, लोकसभा का होता है। अगर लोकसभा का नहीं रहा तो राज्यसभा का। ये कब अमेंडमेंट है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर एज यूजुअल ऐसे ही काम करता है, बस थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, चलिए अब लोकपाल के ऊपर चलते हैं। लोकपाल बड़ा फेमस है। सेंट्रल में होता है लोकपाल और स्टेट में होता है लोकायुक्त। ठीक है, इतना क्लियर ही है। चलिए देखिए,
अभी लोकपाल और लोकायुक्त ये दो आए थे, ये एक फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जिन्होंने मीन्स दिया है, कभी नहीं भी दिया, जिन्होंने मीन्स के बारे में कुछ पढ़ा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त किस स्टेट लेवल पे होता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ। लोकायुक्त को अपॉइंट करता है गवर्नर करता है, किसके रिकमेंडेशन? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, लीडर ऑपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकपाल को कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, चीफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के होता है। ठीक है, सेम होता है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो स्टेट का जाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ बता दिया आपको, 8 मेंबर होते हैं, 50% बीइंग जुडिशियल मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हो गया था बात। जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष फर्स्ट लोकपाल थी ये। ठीक है, 2019 में। जस्टिस एम खानविलकर इन करंट लोकपाल है अभी। कौन है अभी लोकपाल अपने भारत के? जस्टिस एम खानविलकर। ठीक है, याद रखना, स्पेशली स्टेट सर्विस वाले ये जरूर याद रखना, क्योंकि उनको तो आता ही आता है। देखिए ये रहे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1 एमिनेंट मेंबर जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, वो रहेंगे, और एक थे स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर जो भी रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे आप फैक्ट देख सकते हैं, कौन कौन सा क्या क्या मैटर होता है, ये आप देख सकते हैं अपनी तरफ से जो भी रहेगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चलता है, कौन कौन सी रही है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये कौन सा है? आर्टिकल 338B से। कौन सा अमेंडमेंट था? 102 अमेंडमेंट था। ठीक है, 101 कौन सा, 100 कौन सा, 103 कौन सा, 104 कौन सा, 105 कौन सा, 106 कौन सा? इसके बारे में जरूर, अमेंडमेंट के बारे में मुझे लिख के बता देना। कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट करना, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, मेरा कुछ फायदा नहीं है इसमें, पहले बता दे रहा हूँ। कंपोजिशन के अंदर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड। ये सब कैसे अपॉइंट हो रहा है? प्रेसिडेंट से अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, इनके पास क्या पावर? सिविल कोर्ट की पावर है कि किसी को समन कर सकते हैं, किसी के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, तो उसके ऊपर होता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आया बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो इसका आर्टिकल क्या है? 338। इसकी टेन्योर कितनी होती है? 3 साल की होती है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या एलिजिबल होता है ये रीअपॉइंटमेंट के लिए? ये नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, दो टर्म्स से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेट करता है, एडवाइस देता है, डेप्रीवेट करता है, बाकी सब चीजें करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दोनों में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देना जवाब। यूपीएससी के ऊपर चलते हैं। देखिए यूपीएससी का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है बिफोर एक्सपायरेशन के ऊपर। तो अब क्या हो जाता है, इसका आर्टिकल क्या है? 316। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या टेन्योर है? 6 ईयर, और 65 ईयर ऑफ एज के चलता है। कितने मेंबर है? 10 ईयर्स। आइदर ऑफिशियली मेंबर जितने भी रहते हैं 10 ईयर, या तो सर्विस बदल के होते हैं वगैरह वगैरह तरीके से उनको रखा जाता है। ठीक है, एलिजिबल फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रहते हैं उन लोग, इनएलिजिबल रहते हैं। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा अमेंडमेंट है? 73 पंचायत वाला, और आर्टिकल 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये क्या करता है? पंचायत के अंदर जितने भी टैक्सेस है वो है स्टेट के साथ शेयर करने का एक तरीका बताता है, तो ये हो जाता है। आर्टिकल 243Y क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन शैल मेक अ सिमिलर रिकमेंडेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी है। 243I किसके लिए? पंचायत, और 243Y किसके लिए हो गया? म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी। ठीक है, चलिए सीवीसी के ऊपर चलते हैं। सीवीसी क्या करता है? अपना एक एनुअल रिपोर्ट इस बार सबमिट किया है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी बताया कैसे कैसे एक्टिविटी हो रही है। तो सीवीसी क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2003 में इसका ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है। तो स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 1964 में, और एक्ट आया 2003 में। ये भी किसके रिकमेंडेशन से आया था? समथाम कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। ये 1998 में आया था, कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टैट्यूटरी स्टेटस बॉडी की, और उसके थ्रू भी आया था। 3 मेंबर बॉडी है यहाँ पे, विजिलेंस कमीशन भी है, और 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं अलग से। तो कितने हो गए? 3, 2, 5। अब लॉ कमीशन का 23rd रिपोर्ट आया है, जिसमें 3 ईयर टर्म्स रहते हैं लॉ कमीशन के। इनको बैठाया गया, तो 23rd लॉ कमिश्नर्स आए हैं, और 3 ईयर्स का टर्म होता है। तो 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक ये रहेंगे। ठीक है, तो 23rd लॉ कमीशन का क्या? मैंडेट टू रिव्यू द रिकमेंडेशन ऑफ अ लीगल रिफॉर्म फॉर द एनहांसमेंट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। क्या ये जो एडवाइस देंगे क्या बाइंडिंग होता है? नहीं, बाइंडिंग नहीं होता है, बस एडवाइजरी होता है। प्रेसिडेंट को भेजते हैं या गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट पढ़ती है, अगर ये चाहे तो फिर से बोलेंगे क्यों नहीं आपको पसंद, तो गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ेगा।
समझ गए, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये कब फर्स्ट टाइम पे आया था? 1843 में गवर्नर जनरल जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वहां से ये आया था। द फर्स्ट लॉ कमीशन कब अमेंडमेंट हुआ? 1955 में। कौन चेयर किया था उसको? सर MC स्टैलियार्ड। ये जरूर याद रखना, वरना तो एग्जाम में आ जाएगा, भूल जाओगे, फिर बोलोगे मैंने पढ़ा है नहीं। ठीक है, क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। नीति आयोग सबको पता है, मैं पढ़ाने नहीं वाला। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसके बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी हमारे आईआर के लेक्चर में, उसको जाके देख लीजिए, वरना तो मैंने अंडरलाइन किया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। सॉरी, चलिए अब बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का ये आया था। इसके पहले क्या चला था? इसके पहले चलता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसको रिप्लेस किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये क्या करता है? जिसको भी राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, चाहे वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको मिलता है। पब्लिक अथॉरिटी को मिलता है, जुडिशरी अथॉरिटी के ऊपर नहीं मिलता है। ठीक है, बस इसी के बारे में यहाँ पे बताया था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन देता है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन देता है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? PM करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे, यूनियन कैबिनेट से कोई नॉमिनेट होगा प्राइम मिनिस्टर के थ्रू पे, उसको अपॉइंट किया जाएगा। समझ गए इतना? बस इतना ही। सबसे स्टेट के लिए भी सेम चाहिए होता है। अब क्यों सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इतना एक्टिव क्यों नहीं है, इसके बारे में आज से 1-2 दिन पहले द हिंदू में आया था। क्योंकि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में जो चेयरमैन होता है, या तो वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या तो जज होते हैं जिनका रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब वो इतने एक्टिव नहीं रहते, जिसके वजह से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ज्यादा एक्टिव नहीं है। बहुत अच्छे से वो आर्टिकल, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, आप जाके पढ़ा करिए द हिंदू। अगर आपको नहीं पढ़ते, एक तो लिखते कुछ नहीं हो, भाई पढ़ो कम से कम द हिंदू, तो तुमको भी समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है, वो ना कर लो यही सब चीजें। पढ़ना किसी को नहीं है भैया, सब कान में ईयरफोन लगा के बस बैठ गए। चलिए आधार के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, बाकी आपकी इसी मर्जी, डिसलाइक मारिए या कुछ भी मारिए, आप जानो, आपका काम जाने। चलिए आधार के ऊपर बात करते हैं। जो जो क्वेश्चन आ चुका है प्री में उसके हिसाब से भरूंगा। इट इज नॉट ऑन अथॉरिटी ऑफ प्रूफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ। पहली बात तो कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, बस इतना बात है। फिर आधार मैंडेट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द मोर देन 6 इसका जितना भी मेटा डाटा है वो 6 मंथ से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता, बस। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, हाँ स्टेट्यूटरी बॉडी है। प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट है जो 2016 में आया था, 2017 में इसको लाया गया था। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, स्टेट की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, तो सेंट्रल की तरफ से स्पॉन्सर्ड की गई है, मतलब जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेंट्रल बहुत सारी जगह पे अपना 90-10 देता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में 90-10 होता है, मतलब सेंट्रल अपनी तरफ से 90% फंडिंग देगा, 10% स्टेट देगा। कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी हुई होता है, 80% 20% होता है, 60% 40% होता है, और कुछ कुछ में ज्यादातर स्टेटों में 50-50 हो जाता है। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया हो जाती है, बस इसी के बारे में बताया गया। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का क्या काम है कि वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्पेशली ग्रुप ए वाले, बी वाले, ये दोनों को क्या करती है? ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है। किसके थ्रू पे? एक पोर्टल है आई करके, क्या नाम था उसका, आएगा आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या करती है? मैं मिशन कर्मयोगी की तो सब ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट को जितने होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, तो उनकी पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाती है। क्या क्या है इसमें? प्राइम मिनिस्टर फॉर HR काउंसिल करती है इसके अंदर, अपेक्स बॉडी होती है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड कोऑर्डिनेटेड यूनिट्स होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होती है, ट्रेनिंग कराता है, स्टैंडर्ड्स दिया जाता है, शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन किया जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल दिया जाता है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी। ये आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है, याद रहेगा, इसको जरूर याद कर लेना, सिलेक्शन होने के बाद ये काम आएगा। ठीक है, ये आई गॉट क्या हो गया? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करवाती, मैंने बता दिया। कब ये आया था? 2021 में आया था, बस। बाकी आपको जो पढ़ना है उसमें से देखिए। देखिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये सबको पता है, नहीं पता है तो भाई पढ़ो, और पता है तो उसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब IR में बड़े अच्छे से कवर किया। ठीक है, जन योजना अभियान में, ठीक है, ये क्या पीपल प्लानिंग कैंपेन है, तो ये कौन चला रहा है? पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें बात ये गई है कि पीपल पार्टिसिपेशन होगा पंचायत डेवलपमेंट प्लान में। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास के नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2018 में इसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट फ्रंटियर वर्कर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन,
लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्टेक होल्डर, ये सब मिलकर मदद करेंगे और एनहांसमेंट करेंगे किसकी, रूरल एरियाज की। ठीक है। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, अब देखिए ऑडिट लोकल बॉडीज का सबसे पहले CAG ने किया था गुजरात पे, और 2015 के आसपास गुजरात का एक शॉकिंग फैक्ट दिया कि माल न्यूट्रिशन गुजरात में बहुत ज्यादा है। ओवर टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया। भाई मैं भी इसलिए कुछ अगेंस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन ओवर टाइम के बाद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसमें से एक सबसे अच्छा काम था कि लोकल बॉडीज में से गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अब लोकल बॉडी इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाएगी, उसके साथ काम करेगी। तो CAG उसके साथ काम कर रही है और अपना एक आउटपुट भी दे रही है। ठीक है। अब करंट ऑडिट मैकेनिज्म लोकल बॉडीज का क्या था, CAG करती थी, तीनों एक स्ट्रक्चर का करती थी, एनालाइज करती थी, रिपोर्ट देती थी और फिर पूरा पता चलता था। तो आर्टिकल 243G जो बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल बॉडीज है। आर्टिकल 243Z क्या बोलता है, लेजिस्लेटिव ऑफ अ स्टेट में बाय अ लॉ मेक प्रोविजन विथ टू रिस्पेक्ट मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी एंड ऑडिट अकाउंट्स। आर्टिकल 243J क्या बोलता है, पढ़ लीजिए। ठीक है। आगे चलता है कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स ये देख लीजिए। सबसे पहला कैंटोनमेंट बोर्ड इसलिए बना क्योंकि बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 का, उसके बाद आया ये बैरकपुर आया, बैरकपुर में फर्स्ट कैंटोनमेंट बोर्ड बना 1765 में। ये दो चीजें आपको याद होगी फैक्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड का सबसे बड़ा काम होता है मिलिट्री ट्रूप्स आर गैरिसन करता है, प्राइमरी डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर जितने भी होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे फटाक से अपने सोल्जर भिजवा पाए। ठीक है। कौन से लिस्ट में आता है ये, यूनियन लिस्ट में आता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है हमारी, ये सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायत के अंदर नहीं आता, इसके लिए ही यूनियन लिस्ट में आता है ताकि ये कौन कंट्रोल कर पाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से कैंटोनमेंट एक्ट 2006 से आया है, कब ये इंट्रोड्यूस होता, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से हुआ था, ये याद रखना जरूर। अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट, तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, आर्टिकल 21, 14, ये सब क्या दे रहा है आपको, परमिशन ही दे रहा है कैसे आपको यूज करना है अपने राइट टू लाइफ को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं ये नहीं बताऊंगा। कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT है, कंपनीज एक्ट 1956 है के थ्रू पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। इसके वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान अप्रूव्ड बाय द 2006 है। ई-गवर्नेंस प्लान क्या होता है आपको पता होना चाहिए मींस के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो फीचर है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गया, और बिजनेस टू बिजनेस क्या है, भारत पीपेल, बिल पे, फिर मोबाइल एंड DTH की टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें उसकी एक एक्टिविटी है। तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ये सब किसके थ्रू पे हो रहा है, आपके कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू पे होता है। इसका एम क्या है, कंसोलिडेटेड सर्विस डिलीवरी होती है। ठीक है। की फीचर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, encouraging a more women as a village even entrepreneurship, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सेट्रा और भी एक्टिविटी में वुमेन्स को एम्पावर करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या है ये, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है, 3 मई को, हर साल इसी टाइम पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला आता है। इंडिया की रैंक क्या है, रैंक जरूर याद रखना, ये पूछ लेता है। 159 है, कितने में से, 180 में से, बहुत पीछे है ना अपन। कौन निकाला है, पेरिस बैट है विदाउट बॉर्डर, ये याद रख लीजिए, जिसका कोई बॉर्डर नहीं हो पाएगा वो प्रेस वाले। याद है ना नेपाल वाला इंसिडेंट, हमारे प्रेस वाले कितने अच्छे थे, बस उसको याद रखिए। कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ए यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर अ कोर डिस्ट्रिक्ट within a district administrative in a plan of the existing state system of a civil subdivision। ठीक है। तो अबाउट कोर डिस्ट्रिक्ट क्या, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो द डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ADC। तो एक डिस्ट्रिक्ट होगी, इस डिस्ट्रिक्ट में और कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट बना के उसको जो हेड करेगा वो होगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। पहले तो DC होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो जाएगा जो उसको हेड करेगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये सब खत्म हो चुका। PD 365 बहुत फास्ट करवाया, आपका भी टाइम बचाओ, मैं अपना खुद का भी टाइम बचाऊंगा। ठीक है, ताकि हम और भी अपने दूसरे इनिशिएटिव के ऊपर भी फोकस कर सके। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और आपको और भी कोई सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट करिए, हम ताकि इसके ऊपर और काम कर सकें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।